तो कैसी हो मेरी प्यारी फैमिली। मैं हूं मिस्टर एक्स और उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बढ़िया से होंगे। बस थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है तो गर्मी में अपना थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम सच में मानते हो कि भूत प्रेत जैसी चीज़ होती है? क्योंकि देखो मुझे लगता है कि जो लोग स्टोरी सुन रहे हैं उनमें भी काफ़ी लोग ऐसे मानते होंगे कि भूत प्रेत जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। और ये बात सच भी है, क्योंकि जो इंसान इन चीज़ों को महसूस नहीं करता है या अपने घर परिवार में इन चीज़ों को कहीं घटित होते हुए नहीं देखा है, तो उसे इन चीज़ों पर जल्दी से विश्वास नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें विश्वास भी होता है और नहीं भी होता, मतलब दोनों ही पलड़े में वह बराबर रहते हैं। खैर जो भी हो, सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच है। और ऐसे ही एक अलग सोच वाले इंसान की आज की स्टोरी है, जो इन भूत प्रेतों की बातें तो खूब किया करता था कि मैंने फलाना कर दिया, ढीगना कर दिया, मैंने ऐसा देखा है, मैंने वैसा देखा है। मतलब बातें तो खूब, लेकिन इन चीजों में मानता नहीं था। उसे लगता था कि बस ये बड़ी बड़ी बातें ही तो करनी है, तो अपना रोला जमाने के लिए बातें तो कर दिया करता था। लेकिन जब उसका सामना रियलिटी में उन चीजों से होता है तो उसकी पैंट गीली हो जाती है। तो चलिए मैं आपको इस पूरी घटना से रूबरू करवाता हूँ। और जो भी साथी पहली बार स्टोरी सुन रहे हैं वह कंप्लीट जरूर सुने, और इस हॉरर फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी है आरव की, जिसे कि किसी भी बात पर बढ़ चढ़कर फेंकने की आदत थी। और उसकी इसी आदत ने एक दिन उसे बहुत बुरी तरह से फंसा दिया। ये उस समय की बात है जब उसकी नई नई नौकरी लगी थी और काम के सिलसिले में वो दूसरे शहर में रहने लगा था। वहाँ उसके काफ़ी दोस्त भी बने और ऑफिस के बाद वो सारे साथ में घूमने भी निकलते। कभी किसी ढाबे पर खाना खाते या फिर एक दूसरे के घर पर रुकते। और इसी दौरान एक दिन जब ये सारे लोग हाईवे के पास वाले एक ढाबे पर खाना खाकर के पैदल लौट रहे थे, तो रास्ते में कुछ समय तक ये लोग खाना पचाने के लिए पैदल चलने लगे। और तभी ये लोग बात करते करते भूतिया बातें करने लगे। इसी दौरान आरव ने फेंकना शुरू कर दिया और बोला कि यार तुम लोग जानते नहीं हो मैं कितना बहादुर हूँ। एक बार ना मेरे सामने एक चुड़ैल आ गई थी, तो मैंने उससे भी मार भगाया था। और तब ये सुनकर के उसका दोस्त ललित भी कहाँ कम था, वो भी बोल पड़ा कि फेंकने की भी हद होती है यार। अगर कोई चुड़ैल तेरे सामने आ गई होती ना, तो वो तुझे दो टुकड़ों में चीर देती। और बात करता है बड़ी बड़ी। तब आरव चिढ़ कर के बोला, अरे तुझे लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? तब ललित कहता है कि अगर तू सच बोल रहा है ना तो अभी की अभी साबित करके दिखा। तो आरव ने बोल दिया कि काश मैं ऐसा कर पाता, लेकिन यहाँ पर कोई चुड़ैल नहीं है ना, तो कैसे साबित करूं फिर। चल जब तुझे कोई चुड़ैल मिलेगी ना तब तुझे मैं दिखाई दूंगा। वहीं अब तक चुपचाप उन दोनों की बातें सुन रहे किशन को भी थोड़ा सा डर लग रहा था, इसलिए वो उनको समझाने लगा कि यार बस भी करो, तुम लोग ये सब बोल रहे हो ना, और तुम्हारी इन सब लंबी लंबी फेंकने की वजह से सच में ही कोई भूतनी यहाँ पर आ गई तो जो भी बोलो सोच समझ कर बोलो, क्योंकि रात के इस पहर में इस तरह की बुरी आत्माएं बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। और ये हाईवे है, यहाँ ना जाने कितनी आत्माएं भटकती हों, इसलिए चुप ही रहो तो अच्छा है। अब आरव को तो अपने आप को बड़ा तीस मार खान दिखाना था, इसलिए वो जोर से चिल्लाते हुए बोला कि अगर यहाँ कोई भी भूत प्रेत चुड़ैल आत्मा कुछ भी है तो वो मेरे सामने आ जाए। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है ना तो अभी की अभी मेरे सामने आ, मैं तुझे देख लूंगा। मतलब एक तरह से उसने वहां के भूत प्रेतों को धमकी दी थी। अब उसके जोर जोर से चिल्लाने की बातें सुनकर के वो सारे उसे चुप कराने लगे, लेकिन वो था कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। शायद उसे लग रहा था कि ये सब सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं और उसे फेंकना ही तो है, तो क्यों ना फिर बड़ा बड़ा फेंके, और ऐसा करने से उसका उसके दोस्तों में रोला जम जाएगा। लेकिन यहाँ आगे जो होने वाला था ना, उसकी वजह से ये सारे बहुत बुरा फंसने वाले थे। वो सारे आरव को रोकने की काफी कोशिश कर रहे थे, लेकिन आरव था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इसी दौरान उन्हें एक लड़की की मीठी सी आवाज आई, क्या तुमने मुझे बुलाया? जब उन सबका ध्यान उस आवाज की ओर गया तो उन्होंने पाया कि एक खूबसूरत सी लड़की
वहीं किनारे पर लगे एक पेड़ की टहनी पर बैठी हुई है। अब उस लड़की को रात में उस जगह पर अकेले देखकर किशन ने पूछा कि कौन हो तुम और इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही हो। उसे लगा कि हो सकता है कि वो लड़की यहाँ किसी मुसीबत में फंसी हो, क्योंकि वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी और उसकी मदद करने के लिए उसने ही ये पूछा था। तब वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, भाई मैं तो यहीं रहती हूँ क्योंकि यही मेरा घर है। वैसे तुम लोगों ने मुझे आवाज क्यों दी? उस लड़की को वहां पर देखकर अब तक सबसे ज्यादा उड़ रहा आरव अब काफी ज्यादा डर चुका था। उसे पता चल गया था कि उसने मजाक मजाक में एक बड़ी लकड़ी ले ली थी। वो वहां से सुरक्षित निकलने की फिराक में था कि तभी वो लड़की उससे बोली, क्यों आरव बाबू, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत बोल रहे थे, अब क्यों खामोश हो? तुम तो साबित करना चाहते थे ना कि तुम कितने बड़े 30 मार खान हो, तो साबित करो ना। इतना बोलते ही वो लड़की वहां से गायब हो गई और फिर अगले ही पल वो आरव के बिल्कुल पीछे आ खड़ी हुई और बोली, अब क्या हुआ? तुम्हारी हवा क्यों निकल गई? अब तक इन तीनों को लग रहा था कि शायद ये कोई लड़की ही है जो कि उनसे मजाक कर रही है, लेकिन अब तो वो कोई भूतनी ही थी, इसका कोई शक नहीं रह गया था। वो सारे काफी ज्यादा डर चुके थे और डरते डरते वहां से भागने लगे। वो सारे तब तक भागते रहे जब तक कि वह भूतनी उनकी आंखों के आगे से ओझल ना हो गई हो। इसके कुछ देर बाद जब वो लोग सुरक्षित इलाके में पहुंच गए, तब ललित आरव से गुस्से में बोला, तुझे ये करने की क्या जरूरत थी? देखा ना, आज हम लोग तेरी वजह से मरते मरते बचे हैं। अब यहाँ पर आरव अपने आप को डरपोक नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए वो अब भी फेंकने लगा कि मैं तो बहादुरी से उसका सामना करने को तैयार था, लेकिन तुम लोगों की वजह से मुझे भी तुम्हारे साथ भागना पड़ा। मुझे डर था कि कहीं वो तुम्हें मार ना डाले। वैसे अब छोड़ो इस बात को और चलो घर चलते हैं। उन सबको उसके ऊपर गुस्सा तो काफी आ रहा था, लेकिन वो उसे क्या ही बोलते उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सारे अपने अपने घर पर आ जाते हैं और रात की इस डरावनी घटना को भूलकर सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन पूरी रात उन सबको उस डरावनी प्रेतनी के सपने आते रहे। अगली सुबह है, आरव की नींद किसी के चेहरे पर हाथ फेरने से हुई। उसे लगा कि कोई उसके चेहरे पर ऐसे हाथ सहला रहा है। जब उसने आंखें खोलकर सामने की ओर देखा तो पाया कि ये वही भूतनी थी जो उन्हें की सड़क पर रात को मिली थी। उसे अपने इतने पास देखकर आरव घबराकर उठ बैठा और एकदम से अपने किए की माफी मांगी और बोलने लगा, मुझे मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो भी किया ना, बस ये सेंकी झाड़ने के लिए किया। इसके अलावा मेरा इरादा आपकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था। उस भूतनी ने उसे ऐसे घूरा और बोलने लगी, अरे इसमें धार्मिक भावनाएं कहाँ से आ गई? चलो छोड़ो इस बात को और मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, वैसे तो मुझे तुम लोगों से घंटा कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं? तुमने मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है और तुमने अपने दोस्तों के सामने सेकी झाड़ने के लिए हमें इतनी मोटी मोटी गालियां भी दी हैं। अब भला हम तुम्हें ऐसे ही कैसे छोड़ सकते हैं? हमारी बिरादरी में भला हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? इसलिए तुम्हारे साथ कुछ तो करना पड़ेगा। तब आरव उसके पैरों में गिर गया और बोला कि मेरी इस नादानी के लिए मुझे माफ कर दीजिए। बदले में आपको जो भी चाहिए ना, वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। अबे आरव का ऑफर सुनकर के वो भूतनी सोच में पड़ गई और फिर वो बोली, ठीक है, लेकिन फिर तुम अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगे ना? आरव के पास बचने का अब यही रास्ता था, इसलिए उसने बोल दिया कि मैं बिल्कुल नहीं मुकरूंगा, लेकिन बस आप मेरी जान मत मांगना। ये सुनकर के उस लड़की के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई और फिर वो बोली कि तुम्हें मारकर मुझे भला क्या ही मिल जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन तुम तो बस मेरे खाने पीने का इंतजाम कर दो। तब आरव बोला कि अरे बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें खाने में क्या चाहिए? चिकन, मटन, फिश, अंडे, आप चाहो तो वेज भी खा सकते हो। उस भूतनी ने आरव का चेहरा पकड़ा और फिर उसे अपने पास खींचते हुए बोली कि तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि मैं ये सब खा सकती हूँ? मैं एक पिशाचनी हूँ और मैं सिर्फ इंसान का मांस या खून पीती हूँ। वैसे तुम भी काफी टेस्टी लग रहे हो। तब आरव घबराते हुए बोला, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको कोई और इंसान ला दूंगा। वैसे थोड़ा सा खून पीने के बाद तो लोग जिंदा रह सकते हैं,
लेकिन मांस निकालने के बाद नहीं। इसलिए आप प्लीज सिर्फ खून पीकर के काम चला लो। इससे आपका भी फायदा है और मेरा भी, कि किसी को भी हम पर जल्दी से शक नहीं होगा। तब वो पिशाचनी बोली कि ठीक है, लेकिन तुम मुझे खून पिलाओगे किसका? तब आरव ने उसे बताया कि उसके जो दो दोस्त हैं ना, किशन और ललित, उनका। उसने उसे साथ ही साथ ये भी कहा कि वो उनका खून पी ले, लेकिन बस उन्हें जिंदा छोड़ दे। तब वो बोली कि ठीक है, लेकिन अगर मैं उसका खून पीऊंगी तो वो मुझे देख लेंगे, इसलिए तुम्हें ही कुछ करना होगा, क्योंकि मैं उन कीड़े मकोड़ों के ऊपर अपनी शक्ति जाया नहीं करने वाली। आरव को अब समझ में आ गया था कि उसने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली थी, लेकिन अब अपनी जान बचाने के लिए उसे ये करना ही होगा। और ये सोच करके उसने एक योजना बनाई। उस दिन जब वो ऑफिस गया तो वहाँ पर उसने अपने दोनों दोस्तों से ऑफिस के बाद उसके घर आकर पार्टी करने को कहा, जिस पर वो भी मान जाते हैं। शाम को ऑफिस के बाद इन तीनों ने होटल से खाना मंगवाया और फिर आरव के घर पर आ गए। यहाँ पर आरव ने मौका पाकर इन दोनों के शराब में नींद की दवाई मिलाई, जिसे पीने की कुछ देर बाद वो दोनों नींद के आगोश में चले गए। इसके बाद आरव बोला कि भूतनी जी, जल्दी आकर अपना पेट भर लो, फिर मत बोलना कि मैंने बुलाया नहीं। उसके इतना कहते ही उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ा और फिर वो पिशाचनी हवा में प्रकट हुई और बोली कि तुम मुझे बार बार भूतनी बोलना बंद करोगे? छोड़ो इसे, तुम मुझे मेरे नाम निशा से बुलाओ। आरव इसके लिए मान गया और फिर निशा ने उन दोनों का खून पीना शुरू किया। जब उसका पेट भर गया तो उसने उन तीनों को छोड़ दिया और फिर वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन जब उन दोनों को होश आया, मतलब ललित और किशन को, तो उन्हें अपने शरीर में काफी कमजोरी लग रही थी। तो आरव ने उनसे कह दिया कि ज्यादा शराब पीने की वजह से उन्हें ये लग रहा होगा। अब उन दोनों को भी ये बात सही लगती है और इसलिए वो भी ज्यादा नहीं बोले। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब हर 4 से 5 दिनों में निशा आरव के सामने खून पीने की इच्छा जाहिर करने लगी। अब 2-3 बार तक तो आरव ने अपने साथियों को फंसा दिया, लेकिन कुछ दिन बाद उसका दोस्त ललित अस्पताल में पहुंच जाता है, क्योंकि कमजोरी की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही थी और अब वो बेहोश भी होने लगा था। जब आरव को ये बात पता चली तो वो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अगर उसकी मौत हो जाती तो एक हिसाब से तो वो ही उसका खूनी होता। और इसलिए उसने निशा से साफ साफ कह दिया कि अब वह उसकी एक खून की प्यास पूरी नहीं कर पाएगा। निशा ने उसे काफी डराया, काफी धमकाया भी, लेकिन आरव अपने फैसले पर अड़ा रहा। अब निशा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और फिर उसने एक दिन आरव से कहा कि वो ऐसे ही भटक भटक कर परेशान हो चुकी है और अब वो मुक्त होना चाहती है। तो आरव ने भी बोल दिया कि हो जाओ ना मुक्त, तुम्हें कौन रोक रहा है। तब निशा ने मुक्ति के लिए जो उपाय बताया, उसे सुनकर तो आरव का दिमाग खराब हो गया। उसने बताया कि उसकी मौत जो है ना, वो शादी से कुछ दिन पहले हुई थी। वो और उसकी फैमिली गाड़ी से घूमने के लिए निकले थे, लेकिन उस हाईवे पर उनका एक्सीडेंट हो गया और वो लोग मारे गए, और इसलिए अगर उसकी शादी हो जाए तो वो आराम से जा सकती है, यानी कि उसकी मुक्ति हो सकती है। अब आरव ने पहले तो उसे बोल दिया कि वो अपने पसंद के किसी भूत से शादी कर लो, लेकिन फिर उसने कहा कि उसे किसी अच्छे से प्रेत से शादी करनी है, जैसा कि उसके घर वालों की भी इच्छा थी। यानी जैसे इंसान रियल लाइफ में अच्छा वर ढूंढता है या अच्छा लड़का या अच्छा लड़की ढूंढते हैं, वैसे ही उसे एक अच्छा सा प्रेत चाहिए था शादी करने के लिए। अब आरव ऐसे भूत को भला कहाँ से लाता, इसलिए आरव ने इसके लिए उसे साफ साफ मना कर दिया। हालांकि निशा जो थी वो सच में मुक्त होना चाहती थी, क्योंकि वो लगभग 15-20 सालों से ऐसे ही भटक रही थी, और अब वो अपनी मुक्ति के लिए आरव से बार बार रिक्वेस्ट करने लगी। वो हर जगह उसके पीछे पड़ी रहती, और हद तो तब हो गई जब वो टॉयलेट में भी उसका पीछा करने लगी। एक दिन आरव को बहुत तेज बाथरूम आया था, लेकिन निशा उसे जाने दे तब ना, और अपनी इसी परेशानी के कारण आरव ने सोचा कि इसे अभी तो हाँ कर देता हूँ, बाद में मना कर दूंगा। और आरव ने जैसा सोचा था वैसा ही किया, और फिर आराम से हल्का हो गया। वापस आने के बाद उसने निशा से साफ साफ कह दिया कि
उसने बाथरूम जाने के लिए झूठ बोला था। अब दोस्तों यहाँ पर भूत प्रेतों का मामला थोड़ा सा अलग होता है। हम अपने दोस्तों को, यारों को तो ऐसे किसी भी चीज़ को झूठ बोल देते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं नहीं यार, वो चीज़ तो मैंने ऐसे ही बोली थी, एक्चुअल में मैं उस चीज़ को नहीं करने वाला। लेकिन भूत प्रेतों के साथ ये मामला उल्टा हो जाता है। यहाँ पर आप किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, अगर आपने जल्दबाजी में या गलती से या भूलवश किसी भूत या प्रेत को कोई वादा कर दिया या वचन दे दिया, तो फिर उसे पूरा करना ही पड़ता है। और जब ये आरव ने उसे बोला कि वो तो झूठ बोल रहा था, फिर क्या था, निशा का पारा चढ़ गया। और फिर वो बोली कि चाहे जो हो उसे उसकी मदद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसने हाँ कहा है, वरना वो उसके साथ बहुत बुरा कर सकती है। आरव को लगा कि चलो वो क्या ही कर पाएगी, और यही सोचकर इसने इस और ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन यहाँ तो निशा कुछ अलग ही खींचड़ी पका रही थी। निशा ने आरव के बाहर जाने का इंतजार किया, और फिर जैसे ही वो भीड़ भाड़ वाली जगह पर आया, निशा ने किसी कठपुतली की तरह आरव के हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए। अब ये सब देख करके आरव काफी ज्यादा भभक जाता है। उसने निशा से ये सब बंद करने के लिए कहा, लेकिन निशा ने तो कह दिया कि जब तक वो उसकी बात नहीं मान लेता, तब तक वो उसे नहीं छोड़ेगी। अब आरव भी जिद्दी था, माना ही नहीं, और फिर अगले ही पल निशा ने बीच सड़क पर आरव के हाथों से उसके कपड़े उतारना शुरू कर दिए। अब भीड़ में खड़े कुछ लोग ये देख करके भभक जाते हैं, और उन्होंने उसे ऐसा कुछ भी ना करने को कहा, लेकिन आरव के वश में कुछ भी नहीं था। और इस तरह से देखते ही देखते और कपड़े उतारते उतारते आरव अपने बनियान और अंडरवियर में आ गया था। अब निशा वो भी उतारने ही वाली थी कि तभी आरव चीखते हुए बोला कि ऐसा मत करो, तुम जो भी कहोगी मैं वो कर लूंगा। इसके बाद आरव निशा की शादी के लिए किसी को ढूंढने लग जाता है। अब यहाँ पर जो भी आरव के साथ हुआ था ना, उसके बाद आरव की अकल ठिकाने आ चुकी थी, और वो इसके बाद में निशा की शादी के लिए किसी को ढूंढने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि उसे कोई भी भूत प्रेत मिलता कैसे, क्योंकि वो तो किसी को भी देख ही नहीं सकता था। और इसलिए निशा ने उसे अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा दे दिया, जिससे कि वो सभी भूत और प्रेतों को देख पाए। इन सब की वजह से उसे ऐसे ऐसे प्रेत देखने पड़ रहे थे जो कि उसने सपने में भी नहीं सोचे थे। किसी का मुंह फटा हुआ था, किसी का सिर कुचला हुआ था, और रात में सोने के समय भी इन प्रेतों का शोर उसे परेशान करता था। वो कैसे भी करके इन सब से निकलना चाहता था, इसलिए किसी भी प्रेत से निशा की शादी करवा देना चाहता था। और इसलिए एक दिन शाम के समय जब वो अपने काम से वापस घर पर आ रहा था, तो उसकी नज़र रास्ते में पड़ने वाले एक शराब के ठेके पर पड़ी, जिसमें से एक प्रेत लगातार झांक रहा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर आरव को कैसे पता चला कि वो प्रेत ही वहां पर था। तो देखो, असल में क्या होता कि वो प्रेत जो है ना, वहां पर एक जो साइन बोर्ड लगा हुआ था उसके बीचों बीच खड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो बोर्ड उसके शरीर के आर पार हो गया हो। अब नॉर्मल इंसान तो ऐसा कर नहीं सकता, जरूर ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी ही या पॉजिटिव एनर्जी होगी जो इस प्रकार की शक्ति अपने साथ लेकर के घूमती हो। तो आरव उस प्रेत के पास आया और जान पहचान बढ़ा करके उससे बात करने लगा। अब उस प्रेत को भी बड़ी हैरानी होती है कि आखिर इतने सारे लोगों के बीच में आरव उसे देख कैसे पा रहा है, और इसलिए आरव ने उसे विस्तार से सारी बात बताई। अब यहाँ किस्मत से इस प्रेत की जीते जी शादी नहीं हुई थी, इसलिए आरव ने उसके सामने निशा से शादी करने का प्रस्ताव रखा। तब उस शराबी ने उससे मोल भाव किया कि वो उससे शादी तो कर लेगा, लेकिन बदले में उसे शराब पीनी है, और इसका एक ही तरीका है कि वो उसे कोई शरीर दे दे। अब आरव इसके लिए मान जाता है और कहा कि अगर निशा शादी के लिए मान जाती है ना, तो वो उसे उसके दोस्त के शरीर में जाने की परमिशन देगा, लेकिन केवल एक बार के लिए। अब आरव यहाँ पर भूत प्रेतों से बात तो ऐसे कर रहा था जैसे कोई लिखापढ़ी कर रहा हो कि भाई जैसा मैं आपको कह रहा हूँ वैसा ही आपको करना पड़ेगा। असल में उसे असली भूत प्रेतों की शक्तियों के बारे में कुछ अंदाजा ही नहीं था। हालांकि इसके बाद में वो प्रेत मान जाता है, और फिर आरव ने निशा से कहा कि उसके लिए दुल्हा मिल चुका है। अब जब निशा ने उसे देखा तो उसे वो शराबी लगा, और उसने उसे बोल दिया कि वो उसे पसंद नहीं है। तब आरव ने भी उससे बोल दिया कि देखो, तुम्हारे तो नखरे ही खत्म नहीं होते,
अब ऐसे ज़माने में तुम्हारे लिए एक अच्छा साफ-सुथरा प्रेत कहाँ से लाऊँ? और कौन-सा ये तुमसे शराब पी कर के लड़ने वाला है? अरे तुम खुद भी तो भूतनी हो, कौन-सी इसकी दबेल में रहने वाली हो?" तब निशा बोली कि ठीक है, लेकिन एक बार इसे मेरी मम्मी-पापा को दिखा दूँ, और जब मेरे मम्मी-पापा एग्री हो जाएँगे तभी मैं इसके साथ शादी करूँगी, वरना नहीं करूँगी। आरव इसके लिए मान जाता है। लेकिन जब निशा के मम्मी-पापा ने उस प्रेत को देखा ना, तो आरव को एक थप्पड़ जमा दिया और कहा कि इससे शादी करवाने से तो अच्छा है कि हम इसे अपने पास ऐसे ही रख लें। वहीं दूसरी ओर आरव उन्हें समझाने को लगा रहा कि देखो तुम लोग मर चुके हो और अब जो मिल रहा है ना उसी से काम चलाओ, लेकिन वो लोग नहीं माने। तब आरव ने उन्हें बोल दिया कि वो अब उनकी मदद नहीं करने वाला और तुम लोग जाओ तेल लेने। अब इन सब से निशा को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने आरव को पीटा भी। लेकिन आरव ने भी उसे बोल दिया कि उसने अपनी तरफ से तो उसकी मदद करने की पूरी कोशिश की थी, जैसा निशा ने उसे कहा वैसा ही उसने किया। अब इसमें इसकी कोई गलती नहीं है कि उनको कोई प्रेत पसंद नहीं आ रहा है। वहीं निशा के पापा ने गुस्से में कहा कि फिर हमें आज़ादी नहीं चाहिए, हम ऐसे ही सही हैं। जिस समय हम लोग मरे थे तब हमें क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हम लोगों ने पाई पाई जोड़ ली थी निशा की शादी के लिए, लेकिन फिर उस रोड पर वो एक्सीडेंट हो गया और हम तीनों लोग मारे गए। इसकी शादी का अरमान होने की वजह से हम ऐसे भटक रहे हैं। हमने अगर ऐसे ही किसी भी लड़के से इसकी शादी करवा दी तो फिर हमारी मुक्ति नहीं होने वाली। इसलिए कोई ढंग का लड़का देखो, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, आखिर ये दुनिया बहुत बड़ी जो है। निशा के पिता ने उसे काफी समझाया, लेकिन आरव ने भी बोल दिया कि इतना तो उसे उसकी बहन के लिए लड़का देखना भी नहीं पड़ रहा जितना कि निशा के लिए, और अब वो अपना काम धंधा छोड़ करके एक प्रेतनी के लिए प्रेत वर नहीं ढूंढ सकता। इसके बाद निशा और उसके घर वाले आगे कुछ भी नहीं बोले, और वो बोलते भी क्या, इसलिए उन लोगों ने अपने अपने रास्ते पर जाने का फैसला कर लिया। ये सब यहीं पर खत्म भी हो जाता, लेकिन आरव ने एक और बड़ी गलती कर दी थी। वो ये कि वो शराबी प्रेत अब आरव के पीछे पड़ चुका था। वो कोई शरीर चाहता था जिसमें घुस करके वो वापस से शराब पी पाए, लेकिन आरव कोई शरीर लाए तो कहां से लाए, और इसी वजह से आरव अब इस मुसीबत में फंस चुका था। वो शराबी दिन रात आरव के पीछे पड़ा रहता था, और एक दिन तो उसने हद ही पार कर दी। जब आरव अपने सीनियर के साथ लिफ्ट से ऑफिस में ऊपर जा रहा था, तब आरव उनके पीछे ही खड़ा था, और तभी उस शराबी प्रेत ने उन्हें एक टपली मार दी। अब ये देख करके उनके सीनियर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और उन्होंने आरव को काफी खर्री खोटी सुनाई। अब आरव बेचारा बोलता भी क्या कि किसने उसे मारा है, और इसलिए उसने चुपचाप अपने सीनियर को सॉरी बोल दिया और कहा कि उसके हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, आगे से ऐसा नहीं होगा। अब उस समय तो उनके सीनियर ने उसे छोड़ दिया, लेकिन अब आगे ऐसा बार बार भी हो सकता था, और हर बार ही उसके सीनियर उसे छोड़ने वाले नहीं थे, और इसलिए अब आरव ने उस शराबी की बात मानने की सोची। उसने उसे कह दिया कि शाम को वो अपने दोस्तों को शराब में कुछ मिला करके बेहोश कर देगा, और तब वो उनके शरीर में घुस करके जितनी मर्जी चाहे उतनी शराब पी सकता है। अब उस शराबी की तो इससे लॉटरी ही लग गई। अब शाम को उसे आखिरकार काफी शराब पीने को मिल ही गई, और अब ये आए दिन होने लगा था। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इन सब से आरव के दोस्तों की सेहत पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा था, और आरव भी अब इससे काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। अब इन्हीं सब के दौरान एक दिन क्या होता है कि निशा उसके पास वापस आती है, यानी कि आरव के पास, और तब उसने उससे कहा कि वो अगर उसकी मदद कर दे तो वो उस शराबी को सुधार देगी। अब वो जो शराबी प्रेत था वो आरव पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था, और इससे ज्यादा आसान उसे किसी प्रेत को ढूंढना लगा, और इसलिए वो इसके लिए मान जाता है। और फिर निशा और उसके घर वालों ने उस शराबी प्रेत को पहले तो प्यार से समझाया, और नहीं मानने पर निशा ने उसकी शक्ति खींच ली, और अब वो सिर्फ एक ऊर्जा का रूप बनकर के रह गया था। यानी वो वहां पर हो तो सकता था, लेकिन अब किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अब निशा ने आरव की प्रॉब्लम का समाधान तो कर दिया था, लेकिन अब बारी आरव की थी। वो अपना वादा पूरा करने के लिए अब किसी शरीफ आत्मा को ढूंढने लगा, और लगभग 1 महीने तक ढूंढने के बाद आरव को एक जवान लड़के की आत्मा मिल भी जाती है। इस लड़के ने काम का दबाव न झेल पाने के कारण आत्महत्या की थी,
और अब वो मुक्ति के इंतजार में भटक रहा था। आरव ने उसे सारी बात बताई और उसके सामने निशा से शादी का प्रस्ताव रखा। अब पहले तो उसने मना कर दिया और तब आरव ने उसे समझाया कि देखो, इस तरह पागलों की तरह अकेले भटकने से अच्छा है कि एक पूरे परिवार के साथ भटको। अब उसे भी ये बात सही लगी और वो भी इस शादी के लिए मान गया। और फिर निशा के घर वालों ने जब इसे देखा तो फिर उसे नापसंद कर दिया। उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा भी दबाव तो नहीं झेल पाया, आगे उनकी बेटी को कैसे झेल पाएगा। अब आरव को भी काफी गुस्सा आने लगा था, क्योंकि वो चाहे किसी को भी लेकर के आए, ये लोग उसमें कमी निकाल ही रहे थे। और इसलिए आरव झल्ला पड़ा और बोला, अरे तुम लोग मर चुके हो और मरने के हिसाब से ऐसे ही तो लड़के मिलेंगे ना। और ठीक है, जीते जी उसने अपना जीवन खत्म करने की गलती की है, लेकिन अभी तो वो उसके लिए पछता ही रहा है ना। और उसमें कोई गलत आदत भी नहीं है, अच्छे घर का है। और तुम लोगों को क्या ही चाहिए, मानना है तो मानो, लेकिन इसके बाद वो उससे कोई उम्मीद ना रखे। अब उसके घर वालों को भी ये बात ठीक लगी और फिर इन दोनों की शादी करवा दी गई। निशा और उसके परिवार ने अपना वादा निभाया और शादी के बाद आरव को परेशान करना बंद कर दिया। अब वो बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अब उसने सोच लिया था कि वो बिल्कुल भी ऐसी हरकतें नहीं करेगा जिससे दोबारा कोई प्रेत और आत्मा उसके ऊपर गुस्सा करे। वहीं उसके दोस्तों की हालतें ज़्यादा शराब पीने की वजह से इतनी खराब हो गई थी कि उनके गुर्दे खराब होते होते बचे थे। और इससे वो लोग इतना ज़्यादा डर गए कि उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए शराब छोड़ दी। तो देखो, यही होता है जब इंसान अपनी हद से ज़्यादा फेंकने लग जाता है। यहाँ पर आरव को कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि वो जो बोल रहा है वो चीज़ उसके सामने भी हो सकती है। और जिस समय सड़क पर चलते हुए उसने यह बड़ी बड़ी बातें फेंकी थी ना, उसी समय यह पिशाचनी वहाँ पर मौजूद थी। तो ऐसे तो न जाने और कौन कौन सी जगह पर भूत प्रेत अपने आसपास ऐसे बैठे रहते हैं, लेकिन वह अपने को परेशान नहीं करते और न ही हम उन्हें देख पाते हैं। वह हम इंसानों के बीच में ही रहते हैं, लेकिन चूंकि आप और मैं तो एकदम नॉर्मल इंसान हैं, तो हम अपनी नॉर्मल आंखों से उनको देख नहीं पाते हैं। लेकिन जब कोई उनको छेड़ दे तो फिर वह बहुत बुरे हो जाते हैं। मतलब वह तो इसी इंतजार में बैठे रहते हैं कि कोई उनको छेड़े और वह किसी इंसान के पीछे पड़ जाएं। और आप कभी भी जिंदगी में यह चीज़ नोटिस कर लेना कि बिना किसी मतलब के कोई भी भूत प्रेत या चुड़ैल पिशाचनी आपके पीछे नहीं आ सकती है। जब आप इनको इनविटेशन देंगे, यह तभी आते हैं। और यह इनविटेशन किसी भी रूप में हो सकता है, किसी खाने पीने की चीज़ के रूप में, किसी बोलचाल में, किसी पहनने की चीज़ में, या आप कुछ ऐसा कर देते हैं जो अनुचित है और वह चीज़ उस भूत या प्रेत को चिढ़ा सकती है, तब वह आपके पीछे पड़ता है। इसके अलावा कुछ चीज़ और होती है, जैसे कोई किसी के ऊपर छोड़ देता है या कोई साधना करके या कोई तांत्रिक विद्या से। खैर, वह अलग चीज़ें होती हैं, उसके बारे में फिर कभी आपको समझाएंगे। तो ऐसी कई जानकारियाँ आपको मेरे से हमेशा धीरे धीरे मिलती रहेगी। बस आपको एक काम करना है कि स्टोरी को हमेशा आखिर तक सुनना है। चलिए अब अपने कुछ फैमिली मेम्बर्स को थैंक यू कहते हैं। तुम्पा मंडल, शुभेंदु सिन्हा असम से, निहार सिन्हा शिलोंग से, विनोद अग्रवाल, गणेश पवार, अजीम मलिक, अन्वेश कुमार पांडे बम्बई से, अमित कुमार, तूफेल गुज्जर सऊदी अरेबिया से, ज्योत्सना नागपुर से, फिरोज खान नेपाल से और सुरेश मीणा जयपुर से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इंतज़ार कीजिए, बहुत ही जल्द आपके लिए एक बहुत ही भयानक स्टोरी लेकर के आ रहा हूँ। तो आगे आने वाली स्टोरीज़ को बिल्कुल भी मिस करने की गलती मत करना, क्योंकि उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा भयानक जानने को मिलने वाला है।